बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 5102 कैलकुलस 2 के मॉड्यूल नंबर 56 से लेकर 60 तक 5 मॉड्यूल्स इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से जिस तरह के पहले लेक्चर्स हमने कवर किए हैं वह उसी तरीके से आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, वहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जो थ्योरी थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर p एंड q, अगर हमारे पास कोई दो रियल नंबर p और q हैं और रैशनल नंबर कोई हमारे पास r है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइज। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि अगर दो एक्सपोनेंशियल हैं और उनकी बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, ठीक है, यानी उनकी बेसिस, ये e जो है इसको बेस बोलते हैं और ये पावर है। अगर उनकी पावर्स डिफरेंट है और बेसिस उनकी सेम है और वो आपस में ज़रब खा रहे हैं तो उनको एक ही बेस में करके पावर्स को जमा कर देना है आपने, ठीक है। यानी सेम बेसिस हो, पावर्स डिफरेंट हो और दोनों ज़रब खा रहे हैं तो एक ही बेस में करके आपने उसको पावर्स को जमा कर देना है, सिंपल। अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और डिवाइड हो रहे हैं, एक की पावर p है और दूसरे की पावर q है, तो जब डिवाइड हो रहे हो तो आपने उनकी पावर्स को माइनस कर देना है, ठीक है, सिंपल। ज़रब में आपने पावर्स को जमा कर देना है, एक एक्सपोनेंट लिख के पावर्स को जमा। तकसीम में आपने एक लिख के माइनस कर देनी है पावर्स। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी फंक्शन की पावर हो, यानी देखें कि e की पावर p है, e की पावर भी p है और फिर e की पावर p की पावर r है, e की p की पावर r है, यानी पावर की पावर आ गई। तो पावर की पावर हमेशा ज़रब खाती है, तो देखें e की पावर फिर क्या बन जाएगी, p ज़रब खाएगा r से, तो p r बन गया, ठीक है। अब इसका एक का प्रूफ देखते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर p इंटू ई की पावर q। तो आपने क्या करना है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी क्या करनी है कि जब नेचुरल लॉग हो और दो नंबर ज़रब हो रहे हैं तो उनको आपने जमा में लिख देना है। तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर p प्लस नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर q। अब नेचुरल लॉग और e एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, कट जाएंगे, यहाँ से p आ जाएगा प्लस यहाँ से कट के q आ जाएगा, तो p प्लस q आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप p प्लस क्यू के साथ क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं और साथ इसको e की पावर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो e की पावर p प्लस क्यू बना दें और साथ ही उसका नेचुरल लॉग ले लें, तो देखें कि ये आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, ये आपका वही चीज़ p प्लस क्यू ही रहेगी, क्योंकि नेचुरल लॉग और e एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये दोनों कट के आपको दोबारा p प्लस क्यू मिल जाएगा। तो आप देखेंगे हमने क्या किया कि नेचुरल लॉग भी ले लिया और p प्लस क्यू को e की पावर में लिख दिया, क्योंकि ये दोनों इन्वर्स हैं। तो आंसर आपको दोबारा p प्लस क्यू आ जाएगा, बिकॉज नेचुरल लॉग इज़ 1 to 1, ठीक है। तो नेचुरल लॉग अगर आपने उसका ग्राफ देखा हो तो 1 to 1 है। 1 to 1 कैसे है कि उस पर आप हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो एक ही जगह पे कट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि e की पावर p किसके बराबर है, e की पावर q किसके बराबर, e की पावर p प्लस क्यू, ठीक है। ईजी सा काम है। ये देखें, ये हमारे पास एक तरफ से ये आया था और एक तरफ से ये आया था, तो देखें इधर से नेचुरल लॉग कट गया, इधर से भी नेचुरल लॉग, तो ये हमारी ये चीज़ बच गई और इधर से हमारी ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हम देखते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी जो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्या फार्मूले हैं, ठीक है। देखें हमारा जो फंक्शन है वो e की पावर x है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, e की पावर x, और फंक्शन को हमने y के बराबर लेट कर लिया कि y हमारा फंक्शन है e की पावर x। दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें, यहाँ पे भी लें और यहाँ पे भी लें, तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x आ गया। तो देखें इधर नेचुरल लॉग ऑफ y बच गया और ये एक दूसरे के इन्वर्स है, नेचुरल लॉग ऑफ और e एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ x बच गया। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये करना है कि यहाँ से आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है। तो देखें जब यहाँ पे d/dx यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y का, जिस तरह के नेचुरल लॉग ऑफ x का, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, 1/x के बराबर होता है ना। तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y होगा, ठीक है। और
डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वेरिएबल हमारा वाई है, ठीक है। तो दोबारा चेन रूल की वजह से फिर हम किसका डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो साथ डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल की वजह से, और इस तरफ एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो इस तरफ क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 ओवर वाई को उठा के उस तरफ लेके गए तो सिर्फ वाई बन गया, डी वाई इधर डी वाई ओवर डी एक्स बचा और साथ वाई आ गया। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा कि वाई की वैल्यू हमने क्या की थी, ई की पावर एक्स। तो देखें वाई की, यहाँ पे वाई की जगह पे लिखें डी बटा डी एक्स, और वाई की जगह पे ई की पावर एक्स आ गया, और वाई इस तरफ भी क्या आ गया, ई की पावर एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ई की पावर एक्स का अगर आप डेरिवेटिव भी लें तो वो डेरिवेटिव भी क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है। अब दोनों तरफ इंटेग्रल ले लें, इंटीग्रेशन ले लें दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन साथ डी एक्स, ठीक है। इस तरफ भी इंटीग्रेशन साथ डी एक्स, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, यानी कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो भी ई की पावर एक्स ही है। यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो ई की पावर ही एक्स आता है, और अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो भी ई की पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो देखें हमने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज जो हैं वो अखज़ कर लिए हैं, उनको ड्राइव कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक चेन रूल इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर भी एक्स के लिहाज से लिया, इधर भी। तो नेचुरल लॉग वाई का तो 1 ओवर वाई आ गया, लेकिन डेरिवेटिव हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं और फंक्शन वाई का है, तो डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल की वजह से साथ लाजमी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है ई की पावर 4x इंटू ई की पावर x की पावर 3। तो देखें यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि दोनों का बेस सेम है और ज़रब हो रहे हैं और पावर्स डिफरेंट है, तो ए की पावर में इनको जमा कर दें, 4x प्लस एक्स की पावर 3। देखें ए की बेस में रख के दोनों को जमा कर दिया, 4x प्लस एक्स की 3। अब इसका डेरिवेटिव लें, तो मैंने आपको बताया था कि ई की पावर x का डेरिवेटिव जो होता है वो ई की पावर x ही होता है। तो देखें जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 टाइम तो ई की पावर 4x प्लस एक्स की पावर 3 आ जाएगा, लेकिन चेन रूल की वजह से अगर तो सिर्फ ई की पावर एक्स हो तो आपने दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेना, क्योंकि दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आ जाता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ई की पावर में एक्स के अलावा कोई चीज़ है तो उस चीज़ का आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो देखें पहला तो आपने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर वही चीज़ होती है, ई की पावर दिस थिंग डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब चेन रूल की वजह से पावर का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, तो दोबारा डेरिवेटिव इस चीज़ का लेंगे, तो ई की पावर 4x प्लस एक्स की 3, इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया, प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4 आ गया, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। अवेलुएट इंटेग्रल 6x ई की पावर -3x स्क्वायर डी एक्स। अब आपने क्या करना है कि जो ई की पावर होती है इंटीग्रेशन करने के लिए उसको u के बराबर लेट कर लें, तो u हमारा -3x स्क्वायर आ गया, दोनों तरफ d लें तो du बना इस तरफ, तो माइनस इसका डेरिवेटिव पावर रूल से, पावर शुरू में 3 2 बार 6 -6x साथ dx, तो हमारे पास क्या है 6x और dx हमें चाहिए, 6x और dx, माइनस नहीं चाहिए साथ, माइनस को फिर क्या करें उस तरफ ले जाएं, du के साथ लगा दें, तो माइनस हमारा du के साथ लग गया जाके, ठीक है। अब देखें ई की पावर -3x स्क्वायर, -3x स्क्वायर को u किया तो ई की पावर u बन गया, डॉट 6x dx, ये 6x और dx को हमने क्या लिखा -du, तो ये -du आ गया। अब ये माइनस कॉमन निकाल लें, अंदर ई की पावर u du बना, तो ई की पावर u की इंटीग्रेशन भी ई की पावर u होती है, जो मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, ठीक है। तो माइनस ई की पावर u माइनस ये वाला, इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर u की वैल्यू -3x स्क्वायर रखें प्लस c आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज़ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। तो देखें जो अब हम अभी तक पढ़ के आए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसमें क्या था, उसमें जो बेस थी ना वो ई था, उसमें बेस क्या थी, ई था, यानी कि वो नेचुरल लॉग था, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। वो फंक्शन कौन सा था, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें बेस जो था वो ई था। अब हमारे पास एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें बेस जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। जिस तरह के फंक्शन हमारा किस तरह का हो सकता है, ए की पावर एक्स, यानी जो बेस है वो हमारी क्या होगी, कोई कांस्टेंट होगा, और एक्स हमारा पावर में हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे जो ए है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 की पावर अगर 0 होगा तो 0 की पावर कोई भी नंबर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, अनडिफाइन होती है। और ए अगर 1 हुआ, 1 भी नहीं होना चाहिए, ए जो है वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 होगा तो 1 की पावर कोई भी लेंगे तो वो आंसर 1 ही आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मकसद ही फौत हो जाएगा, ठीक है।
अब देखें फॉर इंटीजर एंड रेशनल दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर तो आपका x जो है वो इंटीजर है या रेशनल है तो फिर तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये चीज़ होल्ड करेगी, ये चीज़ ओके है। बट फॉर इरेशनल मल्टीप्लाई a बाई इटसेल्फ x टाइम्स, तो अगर आपका जो है x वो इरेशनल है, अगर आपका x इरेशनल है तो इरेशनल नंबर्स को आप x टाइम्स मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपका a जो है वो इरेशनल है तो आप x टाइम्स उसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो इरेशनल के केस में ये चीज़ होल्ड नहीं करेगी। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे कि y हमारा f ऑफ x को हमने y लेट किया, किसके बराबर है a की पावर x के, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें, नेचुरल लॉग लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ y इस तरफ बना और x पावर में था तो शुरू में लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से x शुरू में आ गया, x नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया। अब आपने क्या करना है, इस तरफ आपने दोनों तरफ e की पावर ले लेनी है, इसको भी e की पावर में लिख दें और एक इसको भी e की पावर में लिख दें। देखें इक्वेशन के एक तरफ जो काम करें वो ही काम आपने दूसरी तरफ भी करना होता है। इसको हमने e की पावर में लिखा, इसको भी e की पावर में, ये दोनों को e की पावर में लिख दिया। अब e जो है नेचुरल लॉग एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो ये कट के इधर से y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y इज़ इक्वल टू e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, y किसके बराबर था, y हमारा था a की पावर x के, तो इसका मतलब ये है कि y हमारा a की पावर x बराबर किसके आ गया, e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। अब ये जो है ये जो फार्मूला ये हमारा जो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तमाम रियल नंबर्स के लिए अब सेटिस्फाई होगा, चाहे वो आपका रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे इररैशनल नंबर हो। अब ये तमाम रियल नंबर्स के लिए हमारा काम करेगा। आप जो स्टूडेंट्स हमने जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है उसके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बारे में हमारे क्या ख्याल आते हैं, उनके फार्मूलाज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा है कि a की पावर x, जो लास्ट पे अभी पढ़ के आए हैं कि a की पावर x किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है। तो देखें इधर भी डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे भी डेरिवेटिव, यहाँ पे भी डेरिवेटिव और यहाँ पे भी, ये देखें डी ओवर डी एक्स, ए की पावर x डी ओवर डी एक्स दिस थिंग। तो आपने अब क्या करना है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, तो आपको पता है कि e का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, e की पावर xln वैसे ही आ गया। और फिर आपने क्या करना है कि पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। तो जब पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव तो 1 बना, साथ फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। आपने पिछले फार्मूले नहीं भूलने, जो चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं वो नहीं भूलनी, ठीक है। देखें e की पावर xln का डेरिवेटिव फाइंड करने हैं ना, तो e की पावर का तो डेरिवेटिव वही आ गया सारा। फिर अगर x के अलावा कोई पावर है तो देखें x ln a है ना, तो x के अलावा पावर है तो पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 1x का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग a आ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा तरतीब दे के ये देखें e की पावर xln a किसके बराबर है, a की पावर x के, तो इसकी जगह पे पूरी की जगह पे a की पावर x लिखा, साथ ये वाला नेचुरल लॉग ऑफ a आ गया। अब अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो a की पावर x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, a की पावर x dx की इंटीग्रेशन ये होगी कि सबसे पहले आपने a की पावर x वैसे ही लिख लेना है, a की पावर x वैसे ही लिख लेना है। फिर जो बेस होगा उसका आपने नेचुरल लॉग लेके नीचे बटे में लिखना है, 1 ओवर नीचे, ठीक है। यानी कि a की पावर अगर x है तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि a की पावर x सिंपल लिखें, फिर बेस का डेरिवेटिव बेस का नेचुरल लॉग लेके उसको 1 के बटे में लिख दें, प्लस c आ जाएगा और a हमारा ग्रेटर दैन 0 है। For any base a greater than 0 with a not equal to 1, the exponential function a की power x is 1 to 1 and has inverse। तो जो जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये भी 1 to 1 है और इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द इन्वर्स इज कॉल्ड द लॉगरिदम टू बेस a रिटन एज y इज इक्वल टू log ऑफ a ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू a की पावर y। तो ये जो इसका इन्वर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉगरिदम टू बेस a, और इसको लिखना कैसे है, y इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ विद बेस a ऑफ x, लॉग ऑफ x विद बेस a, ठीक है, लॉग ऑफ x विद बेस a। इफ़ एंड ओनली ये चीज़ कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारा x जो है वो a की पावर y के बराबर होगा। यानी देखें ये जो बेस होगी इसकी पावर हम y करेंगे, यानी कि a को हम y टाइम्स ज़रब देंगे तो हमें x मिल जाएगा, a को हम क्या करेंगे y टाइम्स ज़रब देंगे तो हमें x मिलेगा। तो लॉगरिदम हमें क्या बताता है, यही चीज़ बताता है ना कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू y हमारा log ax के बराबर है, तो लॉगरिदम हमें क्या बताता है कि a को आप कितने टाइम ज़रब देंगे कि आपको x मिले, तो a को आप y टाइम्स अगर ज़रब देंगे तो हमें x मिल जाएगा। यही चीज़ हमें लॉगरिदम का फंक्शन बताता है।
अब आपने क्या करना है कि इसके दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें इस इक्वेशन के, इधर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बना, इधर नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर वाई बना। तो वाई जो है वो पावर में है तो नेचुरल लॉग की वजह से वो शुरू में आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, वाई नेचुरल लॉग ऑफ ए। यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बटा नेचुरल लॉग ऑफ ए। ठीक है, वाई हमारा यहीं रहेगा, नेचुरल लॉग ऑफ ए उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो वाई की हमने क्या लेट की थी, वाई तो हमारा इस चीज़ के बराबर था, ये देखें। तो y हमारा y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और ये चीज़ वैसी आ गई। दिस इज़ नेचुरल लॉग फॉर्म ऑफ जनरल लॉग। तो ये जो फॉर्म है इसको हम नेचुरल लॉग फॉर्म बोलते हैं जनरल लॉग की, यानी जनरल लॉगरिदम की जो नेचुरल लॉग फॉर्म है वो हमारे पास ये है। ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ a। अब आप क्या करें कि दोनों तरफ डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर भी d ओवर डी एक्स लिया तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। इस तरफ क्या है कि 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये कांस्टेंट है क्योंकि फंक्शन डेरिवेटिव तो हम एक्स के लिहाज से ले रहे हैं और 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए हमारा कांस्टेंट है। इसमें से 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पे। 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये वाली चीज़ बाहर निकल गई कांस्टेंट, इस पे डेरिवेटिव हुआ तो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास 1 ओवर एक्स होता है। तो हमने क्या किया कि नेचुरल लॉग ऑफ ए 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू 1 ओवर एक्स, ये कांस्टेंट था वैसे ही आया, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका मतलब ये है कि डी ओवर डी एक्स वाई की जगह पे हमने क्या लिखा है, वाई की वैल्यू तो ये है ये वाली। ठीक है, ये देखें यहाँ से वाई की वैल्यू तो वो लिखें, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू ये लिखी। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव अब किसके बराबर आ गया, 1 ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसको कंबाइन करके हमारे पास ये फार्मूला हमें मिल गया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप अगर खुद करें तो बहुत अच्छा है, बाकी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है इस चीज़ का। तो देखें सबसे पहले 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और 9 की पावर एक्स है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और पावर की पावर फिर एक्स आ जाएगी। 3 की पावर 2 हमने 9 को लिखा, इसकी पावर x है तो ये हमने x लिख दिया। अब पावर की पावर जो होती है वो ज़रब खाती है, तो इसके यहाँ पे क्या मतलब हुआ, 3 की पावर 2x, यानी हमने 9 की पावर x को क्या लिख लिया, 3 की पावर 2x। ठीक है, यानी पावर की पावर ज़रब खाती है तो 3 की पावर 2x आ गया। तो देखें ये हमारे पास 3 इंटू, अब दोनों की बेसिस सेम है, दोनों ज़रब खा रहे हैं तो पावर जमा हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है कि जब नीचे बेस, ये अब वो वाला है a की पावर x वाला, ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये जनरल लॉग है। तो देखें यहाँ पे बेस जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेटिव पहले आपने वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, सारा वैसे ही लिखें आप, फिर आपने नेचुरल लॉग ऑफ 3 यानी बेस का डेरिवेटिव लेके ज़रब देनी है। ठीक है, पहले आपने पूरी रकम को वैसे ही लिख लेना है और बेस का नेचुरल लॉग लेके इससे ज़रब दे देनी है। लेकिन देखें कि ये इसकी जो पावर है वो x के अलावा है, तो इसकी पावर का दोबारा डेरिवेटिव लें जो कि 2x प्लस 2 आता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का 0, x का डेरिवेटिव 2 तो ये 2x प्लस 2 आ गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया और ये वाली चीज़ साथ वैसे ही आ गई। ठीक है, सिंपल सा काम है कि अगर a की पावर x है उसका डेरिवेटिव, a की पावर फ़र्ज करें 2x है तो a की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले तो a की पावर 2x लिखना है, फिर साथ आपने बेस का नेचुरल लॉग लिखना है, फिर आपने अगर x के अलावा कोई पावर है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा लेना है, तो 2x का दोबारा डेरिवेटिव 2 आ गया। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कि देखें कि सबसे पहले ये चीज़ मैंने सारी वैसे ही लिखी, बेस का नेचुरल लॉग लेके साथ लिखा और पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेके वो भी ज़रब दे दी। ठीक है, अब इसको आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है कि डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है कि log 5 बेस वाला, अब ये बेस वाला आ गया है log। ठीक है, log ऑफ दिस विद बेस 5, तो इसके लिए फार्मूला हमने ये इस्तेमाल करना है, जब आपकी बेस a हो और x का log x हो तो आपने ये फार्मूला डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है। तो इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 1 ओवर x ये है यहाँ पर। ठीक है, a की जगह पे 5 है और x की जगह पे ये है, तो 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की जगह पे ये है तो 1 ओवर दिस आ गया, साथ नेचुरल लॉग ऑफ a यानी बेस का नेचुरल लॉग, तो बेस यहाँ पे क्या है 5, तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 और दोबारा डेरिवेटिव आपने क्या लिखना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव इस चीज़ का लेना है। ठीक है, इस चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव आपने लेना है, x का दोबारा डेरिवेटिव, तो वो 3t² प्लस 2 आ जाएगा।
ठीक है, और बाकी ये वाली चीज़ नीचे वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, इसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पावर को सब्स्टिट्यूट करना है यू के बराबर, ठीक है। वहाँ से आप कैलकुलेट करें, डी एक्स निकालें, डी यू निकालें, ठीक है, पुट करें, सिंपल सा बस काम है। लास्ट पे आपको एक 3 की पावर यू डी यू फंक्शन मिलेगा। तो 3 की पावर यू का सबसे पहले इंटीग्रेशन तो 3 की पावर यू ही आ गई। फिर आपने जो बेस है उसका नेचुरल लॉग लेके नीचे बटे में लिखना होता है। डेरिवेटिव में नेचुरल लॉग लेके ज़रब देनी होती है और इंटीग्रेशन में आपने नीचे तकसीम करना होता है। ये -5/4 कांस्टेंट है, ये वैसे ही रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लास्ट पे आपने यू की वैल्यू -4x जो है वो यू की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। सिंपल सा काम है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अब हम जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की वो स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ठीक है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो आप अभी देखेंगे कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सपोनेंशियल और जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्ले अ सेंट्रल रोल इन मॉडलिंग प्रोसेस ऑफ इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। तो जहाँ पे कोई चीज़ कम हो रही है या बढ़ रही है रियल लाइफ में, ठीक है, जिस तरह की हमारी आबादी बढ़ती है, आबादी कम भी होती है। अगर बीमारी कोई वबा फैल जाए तो उससे आबादी कम भी होती है और आबादी बढ़ती भी जाती है, जिस तरह के पाकिस्तान की ज़्यादातर बढ़ती है आबादी। कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो जो शरह सूद है बैंक्स में जो शरह सूद लगता है वहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके, ये जो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स होते हैं कार्बन नाइट्रोजन ये वो इस तरह की इनके ये डिके करते हैं, ये टाइम के साथ साथ इनकी डिके होती है, ये एलिमेंट्स टूटते रहते हैं, यानी कि उनकी जो अमाउंट है वो कम होती रहती है। टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, यानी कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई कॉफ़ी का कप है वो गर्म होता है और उसको आप थोड़े से ठंडे रूम में ले जाएं तो आप देखेंगे कि जो कॉफ़ी का कप है वो भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो ये जो चीज़ है, जो टेम्परेचर चेंज है, वो हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो एक न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग है, कूलिंग लॉ है न्यूटन का, वो हम देखेंगे इसमें इस लेक्चर में, ठीक है। कि जब आप किसी गर्म चीज़ को जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी कि अगर आप किसी चाय को या कॉफ़ी को कमरे में लेके जाएं तो कमरे का टेम्परेचर तो थोड़ा होता है और कॉफ़ी या चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर क्या करते हैं कि जो हरारत होती है, टेम्परेचर होता है, वो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाता है। तो क्या होता है कि जो गर्मी के हीट के मालिक्यूल्स होते हैं वो फ़्लो करते हैं कॉफ़ी या जो चाय है वहाँ से फ़्लो करके वो कमरे के इन्वायरमेंट में की तरफ गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ फ़्लो करते हैं। यानी जो कॉफ़ी है वो इसी वजह से ठंडी हो जाती है कि टेम्परेचर कमरे का कम होता है, उसका ज़्यादा होता है। फिर जो टेम्परेचर है वो फ़्लो करता है और क्या करता है कि वो कम होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मैनी नेचुरल एंड फिज़िकल प्रोसेस ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो देखें जिस तरह के किसी तालाब में अगर बैक्टीरिया हैं, ठीक है, मछलियां हैं, तो वो क्या करती हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी तादाद बढ़ती है। कि अगर फ़र्ज़ करें किसी बैक्टीरिया की जो आबादी है वहाँ पे कुछ 100 बैक्टीरिया हैं, तो वो टाइम के साथ पहले एक्सपोनेंशियली थोड़े टाइम के बाद वो 1000 हो जाएंगे, फिर 10,000 हो जाएंगे, इस तरह करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ती हैं। तो जहाँ पे हमारा वास्ता बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने का चक्कर हो जहाँ पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं। देखें एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का क्या मतलब है कि पहले चीज़ आपकी 2 थी, फिर 2 की पावर 3 बन गई, यानी कि 8, 2 से 8 बनी, 8 से फिर क्या बनी, 64 बनी, 2 की पावर 6। इस तरह करके ये ग्रोथ कौन सी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ से जो मॉडल है इसकी इक्वेशन क्या है, जो नेचुरल ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मॉडल है, उसकी एक फ़िक्स इक्वेशन है। वो फिक्स इक्वेशन है y=y0 e की पावर kt। के यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट है और पॉजिटिव होता है, ग्रोथ के लिए ये पॉजिटिव होता है, और डिके के लिए यानी ग्रोथ में इंक्रीजिंग होता है ना, चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं, बढ़ती हैं, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। जब चीज़ें डिक्रीज़ करेंगी, डिके होगा, टेम्परेचर कम होगा, जहाँ पे चीज़ें कम होगी तो उसके लिए ये के नेगेटिव होता है। y0 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, यानी कोई बैक्टीरिया की आबादी जो इनिशियल टाइम पे जो पहले ही मौजूद थी, वहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन से पहले की जो वैल्यू जो पहले मौजूद थी उसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। तो जब इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव क्या होगा, y0 तो कांस्टेंट है, ये वैसे ही आ जाएगा। e की पावर kt का डेरिवेटिव e की पावर kt आ जाएगा, लेकिन kt यानी पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं ना, तो t का डेरिवेटिव 1 हुआ, तो
ऊपर के टी की जगह पे के आ गया, तो के को हम मल्टीप्लाई कर देंगे के वाई टी, के वाई नॉट ई की पावर के टी, तो के वैसे ही आ गया और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, वाई के, तो के वाई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हम आगे नेक्स्ट कोर्सेज में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा एक कोर्स है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दिस शोज़ दैट ग्रोथ रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट अमाउंट। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन वो ये शो करती है कि जो ग्रोथ रेट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रेजेंट अमाउंट होगी, जो पहले से पड़ी हुई अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन ग्रोथ मॉडल की याद रखनी है, बाकी काम इजी है, कोई मसला नहीं। सिर्फ हमने दोनों तरफ वाई टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेके ये चीज़ बनी है, और यहाँ पे वाई जो था इसकी कीमत ये वाली थी, तो इसकी जगह पे पूरी की जगह पे वाई रख के ये के साथ वैसे ही आ गया, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि द नंबर ऑफ़ एलजी सेल्स इन अ पाउंड फॉलोज द एक्सपोनेंशियल मॉडल। किसी तालाब में जो एलजी भी एक किस्म का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया है। तो किसी तालाब में जो एलजी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ना वो हमने इस फंक्शन से रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह हमें एक ये वाला जनरल फंक्शन ये दिया था ना, अब हमें जो फंक्शन एलजी के लिए दिया गया है वो ये दिया गया है, वेयर टी इज़ मेजर्ड इन मिनट्स, और ये जो टाइम है वो हमने मिनट्स में मेजर किया है। एन ऑफ टी इज़ नंबर ऑफ़ सेल्स, तो जो एन ऑफ टी है, एन ऑफ टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स, यानी अगर आप टी की जगह पे 2 पुट करें तो 2 मिनट्स के बाद, ठीक है, जो वहाँ पे एलजी की तादाद होगी सेल्स की वो हमें एन ऑफ टी देगा, ये फंक्शन एन ऑफ टी हमें देगा। हमने क्या करना है, फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 4 आवर्स, यानी 4 घंटे के बाद हम अगर वहाँ पे देखें जो इनिशियल पॉपुलेशन थी ना उसका फंक्शन जो है, ठीक है, ग्रोथ मॉडल का फंक्शन वो हमें ये दिया गया है। हमने क्या करना है कि 4 घंटे के बाद वहाँ पर जाकर देखना है कि कितने बैक्टीरिया बन गए हैं। तो देखें 4 घंटों में 240 मिनट्स होते हैं, हमने टाइम जो है वो मिनट्स में लेना है, ठीक है। तो एन टी की जगह पे 240 पुट करें, 500 वैसे ही आ गया, ई भी वैसे ही आ गया, 0.015 भी वैसे आ गया, टी की जगह पे हमने 240 पुट किया तो ये आ जाएगा 500 ई की पावर 3.06, इसको ज़रब देंगे तो 3.06 आ जाएगा। तो ये 2.718 की पावर 3.6 करेंगे तो ये चीज़ आएगी, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 18,300 हमें एलजी मिलेंगे आफ्टर 240 मिनट्स के बाद। डिटरमाइन वैन पॉपुलेशन रीचेज 50,000 सेल, तो हमने ये चीज़ बतानी है कि 50,000 जो 50,000 जो एलजी के सेल्स हैं वो कितने टाइम में बनेंगे, कितने टाइम के बाद। तो देखें हमने जो एन ऑफ टी है वो हमें गिवन है 50,000, ठीक है। एन ऑफ टी को हम किसके बराबर रखेंगे, 50,000 के, तो ये देखें मैंने उसके बराबर रखा 50 ई की पावर 0.015, और टी हमने टाइम तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद हमारे जो सेल्स हैं वो 50,000 बनेंगे। तो दोनों तरफ 50 से डिवाइड करें तो इधर 100 रह गया, इधर 500 से 500 कट गया, 500 से डिवाइड करना है दोनों तरफ, ठीक है, इधर 100 बचा, इधर कट गया और ये चीज़ आ गई। तो अब आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेना है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 100, इधर भी नेचुरल लॉग लें तो ये वाली चीज़ जो है क्या होगा कि नेचुरल लॉग ऑफ 100 ई जो है वो नेचुरल लॉग से कट जाएगा, इधर सिर्फ 0.015 टी आ जाएगा। तो टी हमने फाइंड आउट करना है, 0.015 को नेचुरल लॉग के नीचे बटे में ले जाएं तो नेचुरल लॉग हमारा 4.605 के बराबर होता है, उसकी जगह पे वो रखें नीचे 0.015, तो देखें टी की वैल्यू 307 मिनट्स, तो यानी 307 मिनट्स के बाद अगर हम जाके चेक करेंगे तो हमारे जो एलजी के सेल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो 50,000 तक पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखें द इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ओनली द ओरिजिनल डिपॉजिट एंड पेड वंस नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, जो आपने बैंक में अमाउंट जमा करवाई होती है वो उसी पे ही फिक्स लगता रहता है, यानी कि अगर आपने 1 लाख जमा करवाया तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 1 लाख पे ही लगेगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि 1 लाख पे पहले इंटरेस्ट लगा तो वो आपका 1,10,000 बना तो अगला इंटरेस्ट भी आपका 1,10,000 पे लगेगा, नहीं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें आपकी जो बेसिक अमाउंट होती है जो 1 लाख है उसी पे ही हर साल में एक दफ़ा लगता है, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो साल में कितनी दफ़ा लगता है, वो 1 दफ़ा लगता है। और वो किस पे लगता है, वो बेसिक अमाउंट जो आपने शुरू में जमा करवाई होती है उस पे लगता है, यानी कि अगर 1 लाख जमा करवाई है तो वो हर साल 1 लाख पे ही लगेगा। ये नहीं होगा कि 1 लाख पे
पहले साल में 10,000 लगा तो आपकी अमाउंट 1,10,000 हो गई। तो अगले साल जो लगेगा वो इंटरेस्ट किसके हिसाब से लगेगा, वो 1 लाख के हिसाब से ही लगेगा, बल्कि 1,10,000 के हिसाब से नहीं लगेगा। जब वो 1,10,000 के हिसाब से लगेगा वो इंटरेस्ट कौन सा होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि इट इज़ एडेड टू एन अकाउंट मोर देन वंस अ ईयर। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक तो ये साल में एक से ज़्यादा बार लगता है, और दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें ये होता है कि जो आपकी बेसिक अमाउंट होती है, फ़र्ज़ करें वो 1 लाख है, उस पे पहले साल का इंटरेस्ट, पहले साल में आपका इंटरेस्ट 2 दफ़ा लगा, तो आपकी वो 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गई। ठीक है, तो अगले साल जो 2 इंटरेस्ट लगेंगे वो आपके 1,20,000 पे लगेंगे, ना कि बेसिक जो अमाउंट थी उस पे। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो देखें इसमें हमारे, अगर फ़र्ज़ करें आपकी जो बेसिक अमाउंट जो आपने शुरू में जमा कराई वो 1,000 है, तो क्या होगा कि आपने 1 प्लस और अगर आप 2% आपका लग रहा है साल में, अगर 6 मंथ के हिसाब से अगर लग रहे हैं तो साल में 2 लगेंगे ना हर साल में, तो 1,001 प्लस 0.02 यानी जो शरह सूद है वो अगर 2% है तो 2% के हिसाब से 0.02 होगा, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि साल में 2 दफ़ा लग रहा है। ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, बेसिक अमाउंट जिसको बोलते हैं, और ये आपका अब इंटरेस्ट रेट ये वाला लगेगा कि 1 प्लस 0.02 ओवर 2। 1 क्यों है, 1 ये है कि आप एक ही साल के हिसाब से कर रहे हैं। 0.02 क्या है कि 2% के हिसाब से लग रहा है, और 2 क्यों आ रहा है कि साल में 2 दफ़ा लग रहा है, और स्केयर क्यों आ रहा है, स्केयर भी इस वजह से कि साल में 2 दफ़ा लग रहा है। तो इसको जब आपको सॉल्व करेंगे तो पहले अगर आपका $1,000 था तो साल बाद $1,020 से भी ऊपर बन जाएंगे। अगर वो साल में 3 दफ़ा लग रहा है, यानी कि हर 4 माह बाद लग रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, पावर भी 3 बनेगी, नीचे भी 3 बन जाएगा, तो आपकी जो अमाउंट होगी वो इतनी बनेगी। अगर इंटरेस्ट आपका डेली लग रहा है रोज़ के हिसाब से, तो फिर क्या होगा, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, पावर में 365, साल में 365 दिन होते हैं, तो रोज़ लग रहा है तो 365, नीचे भी 365। अगर वो आपका किसी लिमिट के बगैर लग रहा है, यानी कि एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, किसी भी लिमिट के बगैर लग रहा है, इन्फिनिट लग रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग बोलते हैं। जब आपका एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है तो इसको हम कंटिन्यूस जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो देखें 1000 लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखें कि हमारा जो है वो ऊपर एन टी आ गया, नीचे एन आ गया, क्योंकि एन के हिसाब से लग रहा है। तो ई की वैल्यू क्या हमें मिलती है, ई का एक फार्मूला होता है, लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एम, इसकी पावर सारे की एम। तो हम क्या करेंगे कि एन को 0.02 एम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, एम को एन की जगह पे 0.02 एम पुट कर देंगे। तो देखें यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे एन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो एम भी हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जब एन हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये भी ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि एन जो है वो एम के 0.02 टाइम्स है। ठीक है, तो जब एन इन्फिनिटी को जाएगा तो एम भी इन्फिनिटी को जाएगा। तो यहाँ पे 1000 लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमने क्या किया, एन को एम से चेंज कर दिया, तो 1 + 0.02 वैसे ही आया, एन की जगह पे 0.02 एम पुट करें, ये देखें ये मैंने चीज़ की है। ठीक है, और यहाँ पे एन टी था तो एन की जगह पे 0.02 एम सा टी आ जाएगा। तो ये देखें, अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसमें से 0.02 टी जो था वो अलहदा कर दें, इसमें से आपने क्या करना है, एम को अलहदा कर देना है। यहाँ पे 1 + 1 ओवर एम, ठीक है, ये 0.02 और ये कट गया, 0.02 कट गया, नीचे 1 + 1 ओवर एम लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ से एम अलहदा किया और 0.02 टी अलहदा कर दिया। अब देखें ये चीज़ हमारी ई के बराबर बन गई, ये वाली चीज़ जो है वो ई के बराबर बन गई। तो यहाँ से हमारा 1000 वैसे ही आ गया, ई की पावर 0.02 टी बन गई। ठीक है, ई की पावर क्या बन गई, 0.02 टी बन गई। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला फिर क्या बन गया, अमाउंट एट टाइम टी, पी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, आर यहाँ पे एनुअल रेट है कि शरह सूद जो है वो साल के हिसाब से कैसे कितनी है, जिस तरह के 2% है, 3% है, 4% क्या है। ठीक है, आर उसको रिप्रेजेंट करता है, टी टाइम को करता है, पी प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये अमाउंट एट टाइम टी है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक 22 साला कोई खतून है, उसने प्लान बनाया कि उसने जो रिटायरमेंट है वो 67 वर्ष की उम्र में उसने रिटायरमेंट ले लेनी है, यानी कि 22 में 45 जमा करें तो 67 बनता है, यानी कि 22 साल
उसकी उम्र है, तो 45 साल बाद उसने क्या करना है, रिटायरमेंट लेनी है जब उसकी उम्र 67 होगी। तो वो चाहती है कि रिटायरमेंट पर उसको तकरीबन कितना $20 लाख मिले। हाउ मच मस्ट शी इन्वेस्ट नाउ इफ़ द अकाउंट पेज कंटिन्यूसली कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कहता है कि उसने वो कितना इन्वेस्ट करे, वो कितनी बेसिक जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितनी शुरू में दे अगर उसको कंटिन्यूसली इंटरेस्ट लगता है 4% पर ईयर के हिसाब से। दूसरा केस है कि 5% पर ईयर के हिसाब से। हमने 4 के हिसाब से भी बतानी है अमाउंट और 5 के हिसाब से भी बतानी है। तो हमारा फार्मूला ए बराबर PER⁻T। यहाँ से ए की वैल्यू ये है, ठीक है, जो उसे अमाउंट जो चाहिए। टी हमारा 45 ईयर्स है, तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी उस तरफ गया, ए इस तरफ आ गया, तो ई की पावर -RT, ठीक है। पी को और ए को इंटरचेंज कर दे, पी को उधर ले जाएं, ए को इधर ले आएँ, क्योंकि पी हमने फाइंड आउट करना है। तो जब हम उसकी शरह सूद 4% है, तो आर हमारा कितना बन गया 0.04। 4 को 100 से डिवाइड करें तो 0.04 आएगा। तो पी हमारी क्या आ जाएगी कि आर की जगह पे 0.04 लगाएं, टी की जगह पे 45 है, तो उसकी अमाउंट 3,30,597। यानी अगर उसको सालाना 4% के हिसाब से सूद लगे, शरह सूद, तो उसको शुरू में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो $3,30,597 जमा करवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसकी शरह सूद 5% है, यानी आर उसका 0.05, 5 को 100 पे डिवाइड करें, तो फिर क्या होगा, फिर ई की जगह पे आर की जगह पे 0.05 पुट करें, बाकी 45 टी की जगह पे वही रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी वही है। तो इसका आंसर फिर हमारे पास क्या आएगा, 2,10,798.47। तो देखें, अगर उसका शरह सूद 4% था तो उसको 3,30,000 से ऊपर डॉलर जमा करवाने पड़ेंगे। अगर उसकी शरह सूद 5% है, यानी उसका जो मुनाफे का रेट है वो बढ़ गया, तो उसको थोड़े पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स, वो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इसमें आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करनी है यहाँ पे। वैसे तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है वो सिंपल हमने ई बनाने की कोशिश की है, क्योंकि ई का फार्मूला होता है लिमिट, यहाँ पे एम लिखें, यहाँ पे एन नहीं है, एम लिखें, ठीक है। एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1 + 1/m। अगर इसकी पावर भी m हो तो ये पूरी चीज़ जो है ई के बराबर होती है। तो देखें, इसको हमने ई लिखा, इसकी पावर 0.02 टी, ये ई की पावर, और ये 1007 वैसे ही आ गया, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया कि n को 0.02 m पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे n था उसको 0.02 m पुट कर दिया, ठीक है। ये वाली यहाँ पे ये जो चीज़ थी। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।